परमाणु बम से वर्ल्ड वॉर। इस वक्त आप बड़ी कवरेज देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच, जिस तरह युद्ध आगे की ओर बढ़ रहा है। इस बीच खबर यह भी कि दोनों ही देश बातचीत की टेबल पर आए हैं, लेकिन उस बातचीत के बाद क्या ऐसा कोई समाधान निकलेगा जिसके जरिए कदम शांति की तरफ बढ़ेंगे? ये सबकी निगाह इस खबर पर टिकी हुई है। इंतजार है उस पल का। इधर यूक्रेन पर रूस की बमबारी का आज 5वां दिन है। जंग खत्म करने के लिए दोनों देश बेलारूस में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमें इस बातचीत के कामयाब होने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अमन की कोशिश करने में कोई हर्ज भी नहीं है। बातचीत शुरू होने से पहले यूक्रेन ने रूस से कहा कि वो अपनी सेना को यूक्रेन बॉर्डर से हटाए, और यूक्रेन बॉर्डर से हटाने के बाद सीधे सीधे रूस की तरफ से यह कह दिया जाता है कि हम इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं। इस बीच ईयू के, यूरोपियन यूनियन देशों के हथियार दिए जाने पर भी रूस ने ऐतराज जताया है। और इस बीच यूक्रेन की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही है कि हम इस लड़ाई को आगे जारी रखने वाले हैं, क्योंकि संकेत साफ है, मैसेज साफ है कि फिलहाल किसी भी तरह कदम पीछे हटाने के लिए तैयार रूस नहीं है। चरने में शॉपिंग सेंटर में आग की तस्वीरें सामने आई हैं। आइए आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर पर कारों की लंबी कतारें भी हैं। ये देखिए, कारों की लंबी कतारें। ये तस्वीर है यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर, जहां पर लोगों की कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सेफ प्लेस ढूंढिए, ऐसी जगह जो आपके लिए सुरक्षित हो। और इसी सुरक्षित जगह की तलाश में लोगों की लंबी लाइन गाड़ियों की लग गई है। यह है यूक्रेन पोलैंड का बॉर्डर, जहां पर लोग निकलने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। और ये यूक्रेन की आर्मी की तस्वीरें, वो सड़कें जहां पर अमूमन गाड़ियां सर पर दौड़ती हुई नजर आती थी, लेकिन अब आर्मी की जो तैयारी है उसके जरिए ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। चूंकि लड़ाई का 5वां दिन है और यूक्रेन अपने आप को ये बताना चाहता है कि हम पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। और ट्रकों की आवाजाही बता रही है कि पूरी तरह से लड़ाई के लिए कमर कस चुका है यूक्रेन। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर की, जहां पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोगों को इंतजार है उस ठिकाने का जहां पर वो अपने अपने परिवार के साथ सुरक्षित होकर कुछ और दिनों के लिए रह पाएं, जब तक यूक्रेन में हालात सामान्य नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर यूक्रेन की है। और ये देखिए, एक और तस्वीर आपके सामने, किस तरह से आगजनी और बमबारी के बीच लोगों के घर, लोगों के इमारतें नेस्तो नाबूद हो रहे हैं। और ये नेस्तो नाबूद होने का जो सिलसिला है बीते 5 दिनों से चल रहा है। आज 5वां दिन है इस लड़ाई का, लेकिन उम्मीद है कि शायद यूक्रेन और रूस के बीच जो बातचीत हो रही है उससे कोई ऐसा सकारात्मक रुख सामने आए जिसके जरिए ये स्थितियां, ये परिस्थितियां बदलें। लेकिन फिलहाल यूक्रेन को कोई उम्मीद नहीं है, ज़ेलेंस्की को कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आगजनी और बमबारी की तस्वीरें लगातार सामने आती हुई, ये यूक्रेन के कीव की तस्वीरें हैं। और देखिए, एक और तस्वीर आपके सामने है यूक्रेन के मिसाइल टीम की तस्वीरें। और ये खार्किव, यूक्रेन की आगजनी। और देखिए, जिस तरह से मिसाइल दागने की बात की जा रही है उसके बाद आगजनी, और किस तरह से पूरा का पूरा जो आसमान है वो धुएं के गुबार में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये तस्वीर एक और आपके सामने, यूक्रेन की मिसाइल टीम की तस्वीरें। यूक्रेन ने कमर कस ली है। ये वो तस्वीरें हैं, नुकसान भले ही है, लेकिन कमजोर देश होने के बावजूद, छोटा देश होने के बावजूद जिस तरह वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, ये तस्वीरें उसी की गवाही देती हुई हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, रूस के सामने अगर युद्ध होता है तो यूक्रेन कितने दिन तक इस लड़ाई को इसी जोशो खरोश से लड़ सकता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी स्थिति बनी हुई है यूक्रेन में। वो रह रहे जो नागरिक हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं। लगभग यूएन ने एक डेटा सामने किया है, वो है कि 4.25 लाख के करीब यूक्रेनी से जो लोग हैं वो हट चुके हैं, निकल चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। और ऐसे में ये लगातार स्थितियां बिगड़ती हुई। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 5वां दिन है। महायुद्ध के 5वें दिन दोनों देशों के नुमाइंदे बेलारूस के गोमेल शहर में बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों ने जंग को लेकर अपने अपने दावे किए हैं, लेकिन इन सब के बीच जंग में रूस के साथ आया बेलारूस, और कीव में कर्फ्यू खत्म हुआ है। स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई है। यूक्रेन को यूएस और यूरोप के सामरिक मदद मिलने की भी जानकारी सामने आ रही है, जिसको लेकर ऐतराज भी रूस ने जताया है। इधर यूक्रेन में 2 दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हथियार उठा लिए हैं, और नौबत यहां तक है कि जो कैदी हैं उन्हें भी हथियार थमाने की तैयारी है। इधर यूरोपियन यूनियन ने रूस की वित्तीय घेराबंदी बढ़ा दी है। स्विफ्ट बैंकिंग नेटवर्क से रूस के बड़े बैंक काट दिए गए हैं।
और इस भारत के युद्ध, इसमें भारत भी इस महायुद्ध में लगातार मंथन कर रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीय, खासकर छात्रों को वहां से सुरक्षित निकालने की रणनीति बनाई जा रही है। और यह तय हुआ है कि 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे। और इस बीच बुडापेस्ट, हंगरी से 240 लोगों को लेकर विमान दिल्ली भी पहुंचा है। और अब तक करीब 1400 छात्र यूक्रेन से भारत लौट आए हैं। और पीएम मोदी की यूक्रेन रूस संकट पर अहम बैठक भी हुई है, जिसमें भारतीयों के वापसी के लिए 4 मंत्रियों की टीम बनाई गई है। और यूक्रेन के पड़ोसी देशों में वो जाएंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों का नाम है, जिसमें वीके सिंह का नाम है जो कि पोलैंड जाएंगे, किरेन रिजिजू स्लोवाकिया जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हंगरी जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। जब फर्स्ट लैंडिंग हुई है उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया उस प्लेन में जाते हैं और स्टूडेंट को वेलकम करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्डोवा जाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रूसी रक्षा मंत्री ने पुतिन को बताया है रूस का न्यूक्लियर दस्ता तैयार है। रूस अब न्यूक्लियर दस्ते के इस्तेमाल को भी अगर करना पड़े तो पीछे नहीं हटने वाला है। ये भी संकेत रूस की तरफ से दे दिए गए हैं। एक साफ मैसेज, आर या पार की लड़ाई, आर या पार के मूड में रूस नजर आ रहा है। और ऐसे में जो बेलारूस के बॉर्डर पर बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ निकलेगा बहुत मुश्किल है समझ पाना, वो भी तब जब इस तरह के स्टेटमेंट दोनों ही देशों की तरफ से सामने आ रहे हैं। पुलिस ने, जो पुतिन है, उन्होंने हाई अलर्ट पर इस न्यूक्लियर दस्ते को रहने को कहा है। और न्यूक्लियर फोर्सेस, अगर समझिए, अगर न्यूक्लियर फोर्सेस के इस्तेमाल की नौबत आती है तो ये जो युद्ध है वो विश्व युद्ध बनता हुआ उसे कुछ ही लम्हे लगेंगे। तो रूस के न्यूक्लियर फोर्स पर खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि रूसी रक्षा मंत्री ने किस तरह से सूचित किया है पुतिन को। और एक बड़ी जानकारी आ रही है। और इधर रूस ने परमाणु हमले को अंजाम देने के लिए फौजियों को अलर्ट कर दिया है। और पूरी दुनिया में इस खबर के बाद हड़कंप है। यूक्रेन में 4 दिनों से हो रही बमों की बौछार और मिसाइलों की बारिश के बीच अचानक आई इस खबर से हर तरफ अफरा तफरी है, क्योंकि पुतिन ने अपनी जिस फोर्स को तैयार रहने को कहा वो परमाणु हमला करने के लिए ही बनी है। उन्होंने अपने इस फैसले का ठीकरा नाटो देशों पर फोड़ा है। पुतिन के ऐलान के बाद 77 साल बाद फिर से दुनिया परमाणु अटैक की दहशत में है। रूस के राष्ट्रपति की इस धमकी के बाद दुनिया भर में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर नजर रखने वाले यूएन के 35 देशों के बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और यह बुधवार को बैठक होगी। तो पुतिन की ये जिस तरह से कार्रवाई हुई है, जिस तरह से उसने कहा है कि अब न्यूक्लियर दस्ते को आप तैयार रखिए, दहशत में है पूरी दुनिया और दहशत में होना लाजमी भी है। अगर परमाणु युद्ध होता है तो चुनौतियां सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बढ़ेंगी। और पुतिन की इस चेतावनी के बाद दहशत में है वर्ल्ड। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रूस के जरिए जानकारी आ रही है कि खार्किव में किस तरह से आगे बढ़ा है रूस, इसकी जानकारी मिल रही है। यूक्रेन के खार्कोव में रूसी हमला हुआ है और खार्कोव में 3 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। रूसी सेना के हमले में 14 लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिसमें जानकारी है कि रिहायशी इलाकों पर रूसी सेना का हमला हुआ है। लेकिन एक बात तो साफ है, वो रूस जो ये कह रहा था कि सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जाएगा, अब जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे रूस अपना दायरा यूक्रेन में बढ़ा रहा है, वैसे वैसे सिविलियंस जो है उनको भी टारगेट किया जा रहा है। रिहायशी इलाकों पर रूसी सेना का यह हमला हुआ है, जिसमें जानकारी मिल रही है कि 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खार्कोव में 3 लोगों की मौत की खबर है, मुमकिन है यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और रूसी सेना के हमले में 14 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। ये बताता है कि किस तरह से स्थितियां रूस के हाथ में जाती हुई, लेकिन यूक्रेन अपना हौसला बुलंद रखे हुए, क्योंकि उसको लगता है कि ईयू देश जो है वो उसके साथ खड़े हैं। लेकिन ईयू की तरफ से भी बीच बीच में जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो भी यूक्रेन की परेशानी को बढ़ाने वाले हैं। हालांकि इस बीच यूएन की तरफ से किस तरह के प्रयास होंगे वो आने वाले घंटों में पता चलेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बैठक रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच हो रही है। उम्मीद है कि उस बैठक के बाद कुछ सकारात्मक नतीजा निकलकर सामने आए। और इस वक्त हमारे साथ बड़ा पैनल इस डिस्कशन में जुड़ रहा है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती, पूर्व राजनयिक
डॉक्टर राजकुमार शर्मा, विदेश मामलों की जानकार इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहती हूँ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, आपका मौजूदा स्थिति में क्या रुख देख रहे हैं आप इस युद्ध का? देखिए, ये युद्ध एक बड़े खतरनाक मोड़ पे आ चुका है और जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन जो सुपर पावर्स वो कर रही हैं और रूस बिल्कुल हटने को तैयार नहीं है, चाहे ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हो, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति उभर के आ रही है उसमें अगर रशिया ये स्टेप लेता है कि वो कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है या जिस तरह की तैयारी वो कर रहा है, तो ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ी विभीषिका बन जाएगी। क्योंकि अगर वो करता है तो बाकी जो न्यूक्लियर जो पावर्स हैं वो भी गुरेज नहीं करेंगी इसका इस्तेमाल करने से, और इसके अंजाम इतने भयावह होंगे कि किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि देखिए 1945 नहीं है जब हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराए थे। आज का जो इन्वेंट्री है, जो न्यूक्लियर इन्वेंट्री है, वो कई गुना उससे खतरनाक है। उसके जो परिणाम है वो सदियों तक देखे जाएंगे। और देखिए जिस तरह से यूक्रेन ने ये इंटरमीडिएट अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो नेटो अलायंस को ज्वाइन करना चाहता है, और जिस दिन उस पर मोहर लग जाती है तो जो नेटो फोर्सेस हैं आर्टिकल 5 के तहत वो पूरे मैदान में कूद पड़ेंगी। और ये बिल्कुल विश्व युद्ध के मुहाने पे ये युद्ध अब आके पिनाक रंजन जी का रुख करना चाहती हूँ। पिनाक रंजन, जैसा कि अभी हमें बोल रहे हैं किस तरह से विनोद दत्ता की मुमकिन है कि अब हालात जो हैं वो युद्ध से विश्व युद्ध की ओर जा रहा है, लेकिन अगर परमाणु की तैयारी है रूस की तरफ से तो यूक्रेन भी किस तरह से जवाब देने के लिए तैयार होगा? देखिए, यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं है। उन्होंने वो सरेंडर कर दिया था जब सोवियत यूनियन जब टूट गया था। तो ये जो रशिया का जो न्यूक्लियर हथियार वाला पोस्चर है, ये सिर्फ वार्निंग पोस्चर है कि आप देखिए ज्यादा दखल मत दे इसमें। इसका रिएक्शन एक यूएसए में हुआ है जिसमें कहा गया है कि नहीं, हम अपने न्यूक्लियर हथियारों को अलर्ट पे नहीं कर रहे हैं। यानी यूएसए ने भी ये समझ लिया है कि ये एक पोस्चरिंग है, मतलब कि ज्यादा मुझे तंग मत करो नहीं तो मैं और आगे बढ़ जाऊंगा। इसको कहते हैं एस्केलेशन, माने कंट्रोल। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन में बातचीत जारी है और इस पर एक बड़ी खबर आ रही है। 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है इस बातचीत को जारी हुए। बेलारूस के बॉर्डर एरिया पर यह बैठक हो रही है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, 2 घंटे का वक्त जा चुका है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि अब जो बैठक है वो निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ेगी। लेकिन वो निर्णय, वो फैसला आखिर क्या होगा, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। वो बैठक की टेबल, पहले तो दोनों में से कोई भी ऐसा लग रहा था कि बैठक की टेबल पर आएगा ही नहीं, लेकिन जब ये समझदारी हुई, जब ये बातचीत आगे बढ़ी, तो अब उसमें सीज फायर की बात को पूरी तरह से यूक्रेन की तरफ से रखा गया, जिसे खारिज कर दिया गया रूस की तरफ से। लेकिन इस बीच 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इस 2 घंटे के बाद किस तरह की स्थितियां बन रही हैं? क्या कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं कि आने वाला जो छठा दिन है इस युद्ध का वो शांति की तरफ एक कदम होगा? तो 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बेलारूस में गोमेल में ये बातचीत हो रही है, लेकिन इस बीच विनोद दत्ता जी, ये बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत से यूक्रेन सीधे तौर पर कह चुका है कि किसी तरह का कुछ फायदा होने जाने नहीं है। तो ऐसे में इस बैठक के बाद क्या निकल के आ सकती है स्थितियां? देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है, क्योंकि रूस नहीं चाहेगा, वो एक भी कदम पीछे नहीं लेगा। और रूस अपने जो उसके ऑपरेशनल गेन्स हैं उनको कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। उसका मेन उद्देश्य रहेगा कि फॉल ऑफ कीव, मतलब कीव जितनी जल्दी गिरता है उसके लिए ये ऑपरेशन एक मुकम्मल स्टेज में पहुंच जाएगा या कंप्लीशन स्टेज में पहुंच जाएगा। यूक्रेन का ये रहेगा कि जितना वो डिनाई कर सके, जो डिनायल ऑफ एक्सेस है या डिनायल ऑफ एंट्री है इनटू कीव, और वो जो रशियन फोर्सेस है उनको रोकने की कोशिश करेगा। और जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि उसने एक इंटरिम इच्छा जाहिर की है कि मैं यूक्रेन नेटो का
सदस्य बनना चाहता हूं। मैं आपको रोक रही हूं यहाँ पर सर, एक इंपॉर्टेंट तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। दरअसल कीव के तेल डिपो में जो आग लगी है उसकी तस्वीरें हैं। एक ऑयल डिपो में आग लगने की तस्वीर इस वक्त देखिए, जो धुएं का गुब्बार है वो पूरी तरह से आग आसमान में, और फिर धुएं का गुब्बार भी पूरे आसमान में फैलता हुआ नजर आ रहा है। आग लगने के बाद धुआं आसमान में साफ दिखा है, और देखिए ये पूरे के पूरे जो इमारत है किस तरह से नुकसान इसको हुआ है। और ये बड़ा हिस्सा है कीव के तेल डिपो का, ये बड़ा हिस्सा। और ये ऐसी अनेक तस्वीर आ रही हैं यूक्रेन से। 5वां दिन है, लेकिन इस 5वें दिन के बीच किस तरह से यूक्रेन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त रूस ने कर दिया है, धराशायी कर दिया है। सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर युद्ध के हालात आने वाले दिनों में संभलते हैं तो यूक्रेन अपनी स्थितियों को वापस कैसे ला पाता है, वो भी एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इस वक्त मेरे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी जुड़े हुए हैं। पिनाक रंजन जी, मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी चुनौती यूक्रेन के लिए क्या है? देखिए, यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर वो इस झगड़े को और आगे बढ़ाएंगे तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि रशियन फोर्सेस इतनी जल्दी वापस तो जाएंगे नहीं। और अगर सीज फायर के टॉक्स में जो टॉक्स हो रही हैं उसमें समझौता ना हो तो रशिया फिर पूरा कब्जा कर लेगी यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन में इतनी क्षमता नहीं है कि हाँ लड़ेंगे वो जरूर, हर एक जगह लड़ेंगे, क्षति पहुंचाएंगे, पर उनको भी क्षति पहुंचेगी। पर बात यह है कि रशिया जैसा इतना बड़ा पावर के साथ वो किसी युद्ध में टिक नहीं पाएंगे ज्यादा, तो इसलिए ये रियलिस्टिक पिक्चर है। तो अगर इस तरह के रियलिस्टिक पिक्चर में उनको समझना पड़ेगा कि कौन सा उनके लिए बेहतर होगा। सर मैं आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और ये जानकारी मिल रही है कि यूनाइटेड नेशंस ने दावा किया है कि यूक्रेन में अब तक 102 लोगों की जान चली गई है। यूनाइटेड नेशंस के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है यूक्रेन में। और वो बात बार बार गलत साबित हो रही है रूस की, जो रूस कह रहा था कि हमारा कोई इरादा नहीं है यूक्रेन पर कब्जा करने का, ना ही नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का। लेकिन करीब 102 नागरिकों की मौत की खबर है। इसे ब्रिगेडियर विनोद दत्ता आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ तो रूस कह रहा था कि सिविलियन को टारगेट करना, कब्जा करना इरादा नहीं है, लेकिन बाद में दूसरी तरफ यूएन की तरफ से यह आंकड़ा जारी हुआ है कि 102 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए, जिस तरह से लड़ाई अब बिल्टअप एरिया के जो ऑपरेशंस हैं या रिहायशी एरिया की जो लड़ाई है वहां पहुंच चुकी है, तो वहां इस तरह से जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं वो होना लाजमी है, क्योंकि कोलेटरल डैमेज होता है। दूसरी चीज देखिए, क्योंकि जो यूक्रेनियन आर्मी है या जो यूक्रेनियन लड़ाके हैं, उन्होंने भी जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या जो स्ट्रेटेजिक जो टारगेट्स हैं या वेंटेज पॉइंट्स हैं, वहां उन्होंने मोर्चे संभाल रखे हैं, तो वहां से वो फायर कर रहे हैं। अगर वहां से फायर आता है तो यकीनन रशियन आर्मी भी इसको रिटेलिएट करेगी, और उसको वहां से बैठ के नहीं पता लगता है कि वहां कोई जो सिविलियन है वो उस पर फायर डाल रहा है या उस पर फायर कर रहा है या कोई सैनिक कर रहा है। तो जहां से फायर आता है लड़ाई में, रिटेलिएटरी फायर या जवाबी कार्रवाई जो है या जवाबी फायरिंग है वो वहां की जाती है, और उसमें अगर कुछ सिविलियंस हताहत होते हैं तो ये लाजमी है, और ये इट इज पार्ट ऑफ द डॉक्टर राजकुमार शर्मा हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजकुमार शर्मा, मौजूदा वक्त में पुतिन आते हैं सामने और ये कहते हैं कि परमाणु दस्ते को तैयार रखिए, यानी कि युद्ध दो मैदान, दो स्थितियों में लड़ा जा रहा है, एक दिमागी तौर पर और एक मैदान पर। जी, देखिए, ये तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक कंपोनेंट, बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है, और उसमें ये न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप का गेम जो है वो भी खेला जा रहा है। तो ये बेसिकली जैसे पहले ब्रिगेडियर जी ने बताया भी था कि ये दिस इज न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बेसिकली एक सिग्नल है अमेरिका के लिए, नेटो के लिए, कि उन्होंने काफी, आपने देखा होगा 2-3 दिन में उन्होंने काफी हेल्प इसके लिए अनाउंस की है यूक्रेन के लिए। जर्मनी, मैं आपको रोक रही हूँ, मिन्स्क की यूएस एम्बेसी ने काम बंद किया है, बेलारूस के खिलाफ यूएस की एक कार्रवाई हुई है। यूएस जो ढाल बनकर अभी तक ये कहा जा रहा था यूक्रेन के पास खड़ा हुआ है, बेलारूस में अमेरिकी दूतावास बंद किए जाने की बड़ी खबर आ रही है। मिन्स्क की यूएस एम्बेसी ने काम करना बंद कर दिया है। बेलारूस के खिलाफ यूएस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है। राजकुमार शर्मा जी, इस तरह की खबरें किस तरह से रूस के मोराल पर कुछ असर डालेंगी?
जी देखिए, इसमें पुतिन के या रशिया के मोराल से कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि शायद ही अमेरिका का रिस्पॉन्स इसलिए आया है कि बेलारूस ने रशिया को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इंस्टॉल करने के लिए अपना टेरिटरी मुहैया करवा दिया था। वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का पार्ट भी है और रशिया के रिश्ते ठीक हैं इनके बेलारूस के साथ। और बेलारूस आप जैसे देख ही रहे हैं, वो एक मीडिएटर का रोल भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अमेरिका की एम्बेसी का बंद करने से कुछ होने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े सैंक्शंस के बारे में पुतिन ने सोच के शायद ये कदम उठाया था और उनका गेम यही है कि वो उसको शायद मैक्सिमम वंस एंड फॉर ऑल उसको सेटल करने का शायद उनका प्लान है। तो एक बात तो ये साफ नजर आ रही है कि बेलारूस जिसने वो पैसेज दिया कि दोनों एक टेबल पर आए, लेकिन ये सब जानते हैं कि बेलारूस खड़ा हुआ है किस तरह से रूस के साथ, और ऐसे में अमेरिका ने कार्रवाई की है, अपने दूतावासों को वहां पर बंद किया है और ये बड़ी कार्रवाई बेलारूस में हुई है। बेलारूस क्योंकि वहां पर इस वक्त बॉर्डर एरिया में गोमेल में मीटिंग चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, फिलहाल आप इस मौजूदा स्थिति में यूक्रेन जिस तरह से मोराल अपना हाई किए हुआ है, क्या आपको लगता है कि किसी तरह का सकारात्मक नतीजा इस बैठक के बाद निकल पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता इन वार्ताओं का कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि दोनों जो देश हैं दे आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन। क्योंकि रूस अपने कोई कदम वापस लेगा नहीं और यूक्रेन झुकेगा नहीं, वो सरेंडर करेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि अब जो थर्ड पार्टीज हैं, चाहे वो ओवर्ट तरीके से चाहे कोवर्ट तरीके से, जब तक यूक्रेनियन के सपोर्ट में नहीं आएंगे तब तक ये कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। क्योंकि जैसा अभी एक वक्ता ने बताया था कि भाई देखिए, यूक्रेनियन जो आर्मी है वो कब तक सस्टेन करेगी। बिल्कुल, और इसीलिए शायद आज कहा जा रहा है कि कीव में आज कयामत की रात है, क्योंकि कीव पर कहा जा रहा है कि रूस का कब्जा किसी भी वक्त हो सकता है। इधर यूक्रेन से जंग के बीच परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि रूस ने अपनी परमाणु हमले वाली फोर्स को तैयार रहने को कहा है और व्लादिमीर पुतिन ने खुलेआम बोल दिया है कि उसने अपनी परमाणु हमले वाली फोर्स को अलर्ट कर दिया है। पुतिन ने इस बारे में रूस के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख से बात की है और उनसे कहा है कि वो हमले के लिए तैयार रहे। वहीं नाटो देश रूस के खिलाफ आक्रामक बयान दे रहे हैं। पुतिन की इस धमकी के बाद ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के साथ चल रहा युद्ध परमाणु जंग में भी बदल सकता है। और यही नहीं, रूस ने यह भी दावा किया है कि यूक्रेन की सेना ने उसके खिलाफ ऐसे केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया है जो बैन हो चुके हैं। परमाणु हथियारों के मामले में रूस दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मतलब ये कि वो अमेरिका के बाद रूस ही एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियारों की बड़ी खेप है। और रूस की इस धमकी के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। उसने साफ बोल दिया है कि रूस की ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पुतिन की धमकी उकसाने वाली है। इधर यूक्रेन से युद्ध से पहले ही पुतिन ने कहा था कि रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतों में से एक है और ऐसे में किसी को भी इस बात का संदेह नहीं रखना चाहिए और वो उसके मामले में दखल देगा और उसके लिए फिर नतीजे भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। तो एक बहुत ही क्लियर मैसेज रूस की तरफ से दिया गया कि यूक्रेन और रूस के विवाद में अगर कहीं सुलझापन देखा जाएगा वो दोनों देशों के जरिए ही होगा। यूक्रेन को मदद भेजेगा भारत। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन को दवाएं भेजने की और बढ़ता हुआ भारत। युद्ध प्रभावित इलाकों में मदद भेजने की तैयारी में भारत है और यूक्रेन की अपील पर भारतीय मदद भेजने की बात कही जा रही है। वो यूक्रेन जो इस वक्त युद्ध की स्थितियों से गुजर रहा है, जहां ना खाने पीने की सुविधाएं मुहैया हो पा रही हैं ना फिर दूसरी जरूरी सुविधाएं। ऐसे में भारत का ये जेस्चर बहुत बड़ा है, बहुत अहम है। युद्ध प्रभावित इलाकों में भारत मदद भेजेगा और ये मदद इस लिहाज से जरूरी हो जाती है क्योंकि मौजूदा वक्त में कई लोग ऐसे भी होते हैं युद्ध की स्थितियों में कि जो होर्डिंग करने लगते हैं और ऐसे में दवाइयों की किल्लत ना हो, कम से कम जो मरीज है जिन्हें इलाज की जरूरत है उनके लिए बहुत मददगार होगी ये मदद। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, ये बहुत अहम हो जाता है ऐसे वक्त में जब यूक्रेन इतने बुरे वक्त से गुजर रहा है और भारत का ये पहल। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है और भारत के लिए भी बहुत ही डिफिकल्ट टाइम्स है, क्योंकि जिस तरह की टाइट रोप वॉकिंग भारत को करनी पड़ रही है, क्योंकि दोनों देशों से उसके संबंध अच्छे हैं। रूस से पुराने और प्रगाढ़ संबंध हैं और अमेरिका से भी हमारे संबंध मधुर होते जा रहे हैं। तो भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाए कि जैसे यूएनएससी की और सिक्योरिटी काउंसिल। जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अगला सवाल पिनाक रंजन चक्रवर्ती मेरा आपसे है। वो सवाल यही है कि किस तरह से मौजूदा वक्त में यूक्रेन को जरूरत है। कई लोग किसी तरह से सामरिक तौर पर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत का ये जेस्चर आप कैसे बताएंगे इसको? मेरे ख्याल में बहुत अच्छा जेस्चर है। हम तो ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं, वो जो सबके लिए है, किसी एक उसके लिए नहीं। और ये भी हम कोशिश कर रहे हैं बताने की कि देखिए भारत का मकसद बड़ा सिंपल है। हम किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते हैं,
हम चाहते हैं जो हमारे नागरिक हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनको बाहर निकाला जाए वहां से, युद्ध जहाँ पे हो रहा है, कीव से पर्टिकुलरली। तो यही है हमारा मकसद, और हम ये दिखाना चाहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड हम दे रहे हैं तो सबके लिए है। वहां पे तो जरूरत पड़ेगी दवाइयों की लोगों को, तो इसीलिए हम ये एड दे रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कदम है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा, विदेश नीति के लिहाज से भी ये कदम अहम हो जाता है, लेकिन मौजूदा वक्त में यूक्रेन के साथ जो लोग खड़े हो रहे हैं, रशिया उन्हें आंखें तरेर कर देख रहा है। ऐसे में आप ग्लोबल सिनेरियो में मौजूदा वक्त को क्या बताएंगे? देखिए, मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहेगी कि हमारे लिए जो खतरा पैदा होने वाला है वो ये होगा कि इनएक्शन से चाइना क्या सीखता है। और ये एक बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि चाइना ने वो लेसन शायद ले भी लिया है ऑलरेडी। 2014 के क्रीमिया से उन्होंने वो लेसन ले लिया था। ये इश्यूज, मतलब वो जो टेरिटरी क्लेम करते हैं उसको शायद उस पे वो बहुत ज्यादा अपना कड़ा रुख अख्तियार करने वाले हैं, और ऑलरेडी हमारा LAC पे उनके साथ एक कन्फ्रंटेशन चल रहा है। तो एक ये इशू हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त मैं 10 तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। खार्किव में बमबारी हुई है और किस तरह से जलते हुए टैंक आप तस्वीरों में देखिए। टैंक के सामने यूक्रेनी और सेना का वीडियो भी सामने आया। खार्किव में धमाका हुआ है और जेटोमर में विस्फोट हुआ है। यूक्रेन में हवाई हमला भी किया गया है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, ये देखिए, धमाकों की आवाज से गूंज उठा है यूक्रेन और सायरन की आवाज चारों तरफ सुनाई पड़ रही है। तेल के डिपो में भयानक आग की तस्वीरें, ये किस तरह से यूक्रेन के जलने और बमबारी से गुजरने की तस्वीरें बयां करती हुए, और हालात आप ये समझिए कि किस तरह मौजूदा वक्त में वहां पर रह रहे लोग दहशत ज़दा होंगे। वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कब उन्हें इस माहौल से मुक्ति मिलेगी। देखिए, सायरन की आवाज अब आम हो गई है उन लोगों के लिए जो यूक्रेन में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता उन लोगों के लिए है कि कब इन्हें मुक्ति मिलेगी इस मौजूदा वक्त से, मौजूदा हालात से। क्योंकि अभी भी जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में कुछ सकारात्मक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, इन तस्वीरों के जरिए यूक्रेन को समझना बहुत आसान है, लेकिन जो बातचीत हो रही है उस बातचीत की टेबल पर आना ही अपने आप में बड़ी चुनौती थी। ऐसे में उम्मीद क्या लगाई जाए? देखिए, इस पहले वाली बातचीत से मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि जो दो देश इस टाइम जो लड़ाई कर रहे हैं वो अपने एक दूसरे का पर्सपेक्टिव शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि रशिया की तरफ से तो कुछ मतलब ऑफिशियली कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया था, लेकिन जेलेंस्की जो थे वो अपने ट्वीट के थ्रू काफी कुछ जानकारी दे रहे थे अपने स्टैंड के बारे में। एटलीस्ट दो पार्टियां सामने बैठ के अपने व्यूज एक्सचेंज कर सकती हैं और एक दूसरे से मिनिमम एक्सपेक्टेशन के बारे में पता चल जाएगा कि अच्छा, हमारा लाइन ऑफ थॉट ये है, आपका लाइन ऑफ थॉट ये है। बेसिकली इससे मैं ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ कि एटलीस्ट सम ग्राउंड विल बी ब्रोकन एंड देयर इज अ मीटिंग। तो उससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कुछ यहाँ से निकलने वाला है। तो आप कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा नहीं निकलने वाला है, यानी कि आने वाले जो दिन है वो यूक्रेन के लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। जी, मतलब शायद ये होने वाला है क्योंकि ये पहली मीटिंग है। तो लेकिन हाँ, इतना है कि दोनों साइड एक मिनिमम टेक अवे यहाँ से लेके जाएंगे और हो सकता है 2 से 3-4 दिन के अंदर कुछ ना कुछ, शायद कुछ सीज फायर एग्रीमेंट या कुछ उस टाइप का कुछ इनकी बीच की अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, जिस तरह से यूरोपियन यूनियन से मदद की गुहार यूक्रेन लगाता हुआ नजर आ रहा है, कुछ देश जरूर सामने आए हैं, उस पर भी मैं आगे बातचीत करूंगी, लेकिन यूक्रेनी सेना की चुनौती से किस तरह से रूस बौखलाया हुआ है उसकी भी जानकारी आप तक पहुंचा दे। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक बर्बाद कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि 4000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है, जबकि कई टैंक और 20 से ज्यादा हेलीकॉप्टर गिरा दिए गए हैं। यूक्रेन के जेटोमेर में भी जोरदार धमाका हुआ है। यूक्रेन पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा है। यूक्रेन का यह भी दावा है कि रूस का एक बड़ा विमान मार गिराया गया है। लेकिन अगर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं विनोद दत्ता जी, तो इसमें अहम हो जाता है कि उसने कहा है कि रासायनिक अटैक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ एक और दावा जो यूक्रेन कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक दावा है जिसमें 4000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराने की बात यूक्रेन कर रहा है? देखिए, जिस तरह की कैजुअलिटी की फिगर्स दिखाई जा रही हैं, तो वो रशियन कैजुअलिटीज करीब 4200 है। तो वो काफी कैजुअलिटीज है। जिस तरह का ऑपरेशंस इन्होंने लॉन्च किया है और जिस तरह की न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी रशिया की आर्मी की है, इतनी कैजुअलिटीज होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अब ऑपरेशंस बिल्ट अप एरिया के हो गए हैं, रिहायशी इलाकों में लड़ाई हो रही है, स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट चल रही है। तो उसमें जो अटैकिंग फॉर्मेशन है या जो अटैकिंग आर्मी है, उसकी कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। और जो डिफेंडर है
शायद यूक्रेन ने ये रणनीति इसीलिए अपनाई है क्योंकि उसने रशियन आर्मी को फ्री रन इसलिए दिया क्योंकि हो सकता है वो उनका मुकाबला जो मोर्चे थे या जो डिफेंडेड लोकेलिटीज थी वहां नहीं कर पाते, और उन्होंने ये रशियन आर्मी को चैनलाइज किया टू देयर ओन ग्राउंड ऑफ चूजिंग, और उन्होंने ये देखा कि हम उनको डिले कर सकते हैं अगर हम उनकी जो ऑपरेशंस है उनको बिल्ट अप एरिया में ले आके खड़ा कर दें। लेकिन ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, परमाणु युद्ध की जो बात की जा रही है उस दावे में कितनी सच्चाई है, या फिर दस्ते को तैयार रहना क्या ये मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश है? ये भी समझना होगा इधर यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध का आज 5वां दिन है, लेकिन दोनों देशों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। रूस लगातार आगे बढ़ने के दावे कर रहा है। रूस का दावा है कि जल्द ही वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगा। रूस यहां तक दावा कर रहा है कि उसने यूक्रेन के पूरे एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन इसे नकार रहा है। यूक्रेन लगातार जारी रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने कई टैंक तबाह किए हैं। वहीं यूक्रेन की जनता में रूस के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर लोगों ने रूस के टैंक रोक दिए हैं। ओखर्तिका समेत कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है जिस पर पिनाक रंजन चक्रवर्ती, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से रूस कह रहा है कि फिलहाल एयर स्पेस पर पूरी तरह से हमने यूक्रेन में कब्जा कर लिया है, कितना हद तक सही लगता है? मुझे तो लगता है काफी हद तक सही है, क्योंकि यूक्रेनियन एयरफोर्स का को तो मैंने देखा नहीं कोई डॉग फाइट हुआ या कुछ हुआ। उन्होंने ऑफ कोर्स यूक्रेन ने क्लेम किया है कि कुछ हेलीकॉप्टर, कुछ हवाई जहाज रशिया के उन्होंने गिराए हैं, टैंक भी बर्बाद किए हैं। देखिए, इस तरह के युद्ध में तो क्षति तो होगी, दोनों साइड में क्षति होगी। अब कौन कितना क्षति कर सकता है दूसरे पे, ये तो खैर अब ये कह रहे हैं ये हुआ है वो हुआ है, किसको पता है कि क्या एग्जैक्टली क्या पिक्चर है। सही बात तो वो नहीं कह रहे। यूक्रेन शायद बढ़ा चढ़ा के कह रहा है और रशिया शायद कम बता रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी जनता को ये पता चले। और ये एक मोरल बूस्टर समझता है कि हमने इतने टैंक मार दिए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ये बोलते रहते हैं, तो ये मोरल बूस्टर है उनके लिए। पर ये जो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली एक ये अगर बड़ी खबर आ रही है सर, मैं आपको रोक रही हूँ। रूस यूक्रेन में बातचीत जारी है और करीब 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है जब ये बातचीत जारी है। बेलारूस के गोमेल में ये बातचीत हो रही है, लेकिन इस बातचीत से उम्मीद कितनी की जाए वो भी तब जब यूक्रेन कह चुका है कि फिलहाल उसे बहुत उम्मीद नहीं है। रूस और यूक्रेन में बातचीत को 2.5 घंटा हो गया है, लेकिन इस 2.5 घंटे के बीच एक भी ऐसी सकारात्मक खबर सामने नहीं आई है जिसके जरिए समझा जाए कि 5 दिनों यानी आज 5वां दिन जो है उसके बाद अब शांति की तरफ ये दोनों देश कदम बढ़ाने वाले हैं। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त यूक्रेन से आ रही हैं वो बता रही है कि माहौल खराब है, स्थितियां बहुत बद से बदतर होने की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। आसमान में अगर कुछ दिख रहा है तो एक रोशनी जो किसी को अच्छी नहीं लगती है, मिसाइलों की धमाकों की आवाज, और उसके बाद पूरा का पूरा आसमान धुएं के गुबार से ढक जा रहा है। ऐसा में बेलारूस के गोमेल में बातचीत से कितनी उम्मीद की जाए अपने आप में बहुत अहम सवाल है। ऐसे में मेरा सवाल डॉक्टर राजकुमार शर्मा, इस तरह के युद्ध के दरमियान जब दो देश आमने सामने बैठते हैं तो 2.5 घंटे हो चुके हैं, अभी तक एक भी ऐसी खबर नहीं सामने आई है जिससे उम्मीद लगाई जाए कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे में आपको क्या लग रहा है मीटिंग के बाद क्या होगा? एक तो जब मीटिंग शुरू होती है, जैसे आपने बताया था शो के शुरू में कि एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं होते, बॉडी लैंग्वेज इतनी ऑकवर्ड होती है ऐसे टाइम पे कि वो नेशनलिज्म हर एक के अंदर होता है। दूसरी चीज ये है कि ये बातचीत लंबी खींचेगी, क्योंकि थोड़ा आइडिया था यूक्रेन को, वो थोड़ा की बहुत ज्यादा आइडिया था कि रशिया ऐसा क्यों चाह रहा है, तो पोजीशंस पता थी। लेकिन अब करंट जो पोजीशन है वो लंबी बातचीत के दौरान ही, आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के दौरान ही निकल के आने वाली है। तो मैं समझता हूँ ये मीटिंग लंबी चलने वाली है और उसमें कुछ टेक अवेज कुछ निकलेंगे दोनों साइड्स के लिए। लेकिन अपनी पोजीशंस वो धीरे धीरे शायद अलाइन करेंगे, कैसे समझौता करेंगे वो शायद आने वाले दिनों में पता लगेगा। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, पिनाक रंजन चक्रवर्ती और डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बड़ी तस्वीर इस वक्त बनती हुई दिख रही है, वो ये कि कीव में आज कयामत की रात है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस ये बार बार दावा कर रहा है कि आज मुमकिन है कि वो कीव पर कब्जा कर ले, और इस बीच एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। क्या महायुद्ध की ओर बढ़ता हुआ रूस और यूक्रेन का विवाद, वो इसलिए क्योंकि अभी तक युद्ध की स्थितियां थी और अब ये कहा जा रहा है रूस की तरफ से कि परमाणु युद्ध के लिए भी रूस तैयार है। तो ऐसे में स्थितियां बेहतर कैसे होंगी वो भी इस मंच पर, जब दोनों बेलारूस के बॉर्डर पर एक मीटिंग में शामिल हैं। इंतजार है इस बैठक के खत्म होने के बाद नतीजों का। बने रहिए बड़ी कवरेज के साथ न्यूज़ 18 इंडिया पर।